Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर द इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं. तो चलते हैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चन आंसर की ओर. व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज़ ऑन इंटरव्यू. साक्षात्कार के कुछ सकारात्मक पहलू क्या हैं. In the 130 years of its existence, अपने अस्तित्व के 130 वर्षों में इंटरव्यू हैज़ बिकम एन इंटरनल पार्ट ऑफ जर्नलिज्म. जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता. तो साक्षात्कार जो है वो पत्रकारिता का एक अंतरंग हिस्सा, एक अहम हिस्सा बन गया है. इट्स एन आर्ट, ये कला है that brings out truth and gives us vivid impressions of the interviews. तो ये एक ऐसी कला है जो हमें साक्षात्कार जिनका लिया जा रहा है उनको एक विशद प्रभाव देती है और उनके सत्य को हमारे सामने लाती है. इट्स ए यूजफुल एंड एक्सलेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. यूज़फुल एंड एक्सलेंट, उपयोगी और उत्कृष्ट मीडियम यानी माध्यम, यानी कि ये संचार का एक बहुत ही उपयोगी और उत्कृष्ट माध्यम है. डेनिस ब्रायन हैज़ टोल्ड दैट इन टुडेज वर्ल्ड. डेनिस ब्रायन ने कहा है कि आज के इस विश्व में We get to know our contemporaries. हम अपने समकालीनों को कैसे जानते हैं. इतना समय तो है नहीं सब उनके पास जाएं, मिले, बैठे, बात करें, गोष्ठियाँ करें, संगोष्ठी करें. तो कैसे जानते हैं? थ्रू देयर इंटरव्यू. उनके साक्षात्कार के माध्यम से हम उन्हें जानते हैं, अपने समकालीन को, और समकालीन के विचार को भी जानते हैं. तो इस तरह डेनिस ब्रायन ने कहा कि आज के इस विश्व में हम अपने समकालीनों को उनके साक्षात्कार के माध्यम से जानते हैं. Why do most celebrity writers despise being interviewed? अधिकतर प्रसिद्ध लेखक साक्षात्कार देने से क्यों चिढ़ते हैं, क्यों घृणा करते हैं. Most of the celebrities, अधिकतर प्रसिद्ध लेखक, डू नॉट लाइक गिविंग इंटरव्यूज़. वो साक्षात्कार देना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं. साक्षात्कार देने से बहुत कतराते हैं. क्यों? बिकॉज दे कंसिडर इट एज एन अनवांटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स. क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यह उनके जीवन में अनावश्यक रूप से घुसपैठ करता है. एज एन अनड्यूली इंटरफेरेंस इनटू देयर लाइव्स. और उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनावश्यक रूप से बेबुनियादी हस्तक्षेप करता है. क्या? इंटरव्यू. एंड बिलीव दैट इंटरव्यूज़ डेनिमिशेस देम. साथ ही वो उनको ये भी लगता है कि साक्षात्कार उन्हें कहीं ना कहीं बहुत कम करके दिखाता है. What is the belief in some primitive cultures about being photographs? फ़ोटो खिंचवाने को लेकर के कुछ आदिम संस्कृतियों में क्या विश्वास है. आदिम संस्कृति, primitive cultures. तो some primitive cultures condemn photography. condemn यानी कि निंदा करते हैं. तो कुछ जो आदिम संस्कृति के लोग हैं वो फ़ोटो खिंचवाने की प्रक्रिया की निंदा करते हैं. एंड व्यू इट विथ सस्पिशन, और बहुत ही शंका की दृष्टि से देखते हैं. क्यों फ़ोटो खींच रहा है, क्यों, क्या कारण है ना. वो बिल्कुल फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं करते हैं. दे हैव ए ग्राउंडलेस एंड फॉल्स फियर ऑफ देयर सोल बीइंग रोब्ड इफ़ दे आर फोटोग्राफ्स. उनके मन में एक बड़ा ही बेबुनियादी और गलत धारणा बैठी हुई है कि फ़ोटोग्राफी करवाने से फ़ोटोग्राफी करने वाला उनकी आत्मा को चुरा लेता है. तो ये एक
बेबुनियादी सा डर उनके मन में है। What do you understand by expression of thumbprints on his windpipe? Windpipe श्वास नली, थंबप्रिंट अंगूठे का निशान, यानी कि अंगूठे का निशान श्वास नली पर कैसे पड़ेगा? जब कोई गला दबाएगा, है ना। तो श्वास नली पर अंगूठे की छाप, इस कथन से आप क्या समझते हैं? शॉल बिलो compares interviews to thumbprint on the windpipe. शॉल बेलो ने साक्षात्कार की तुलना श्वास नली पर अंगूठे की छाप से की है। The expression means having been strangulated, गला घोटना या दम घोटना। तो ये जो एक्सप्रेशन है थंबप्रिंट ऑन द विंडपाइप, इस बात का जो अभिव्यक्ति है, उस बात का जो आशय है, वो किस चीज़ से है? दम घुटने से है। दिस रिफर टू द फैक्ट दैट इंटरव्यूज इज़ एन असॉल्ट ऑन ए पर्सन। ये इस सत्य को बताता है कि साक्षात्कार किसी व्यक्ति पर उस आक्रमण की तरह है, एज it makes him or her so tense, suffocated and uneasy that he or she feels so bad as being choked. ठीक है, जो कि ये तथ्य को बताता है कि इंटरव्यू जो है, साक्षात्कार जो है, किसी व्यक्ति पर उस आक्रमण की तरह है जो उसे इतना तनावग्रस्त और बेचैन बना देता है कि उसका दम घुटने लगता है। इसीलिए वो शायद इंटरव्यू को इतना पसंद नहीं करते हैं। तो ये आशय है इस अभिव्यक्ति का। Who in today's world is our chief source of information about personalities? आज की दुनिया में प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? In modern time, the chief source of information about personalities are interview. आज के इस आधुनिक दौर में प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत उनका साक्षात्कार है। The interviews through their power and influence gather information. साक्षात्कारकर्ता अपनी शक्ति व प्रभाव के माध्यम से जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। Provide us with the best possible information on the interviews. और साक्षात्कार के माध्यम से इन प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में हमें सर्वोत्तम संभव जानकारी देते हैं। Do you think Umberto Eco likes being interviewed? क्या आपके विचार से अम्बर्टो इको साक्षात्कार देना पसंद करते हैं? गिव रीज़न फॉर योर ओपिनियन। जो भी आपका विचार है उसका कारण बताइए। यस, ही लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड। हाँ जी हाँ, अम्बर्टो इको इन्हें साक्षात्कार देना पसंद था। ही फेल्ट जस्ट एट ईज विथ इंटरव्यूअर्स। वो साक्षात्कारकर्ता के सामने बहुत ही सहज अनुभव करते थे। एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस पैशेंटली यानी धीरज के साथ, विदाउट शोइंग एनी हड़बड़ी या जल्दीबाजी। ठीक है, और उनके सभी प्रश्नों का उत्तर बिना किसी जल्दीबाजी के बड़े ही धीरज के साथ देते थे। He stated his achievements in a very modest manner. वे अपने उपलब्धियों को बहुत ही विनम्रतापूर्वक बताते थे। And explained his philosophical views, दार्शनिक विचारधारा and interest clearly, और वे अपने दार्शनिक विचारों को, अपनी रुचियों को बड़े स्पष्ट रूप से समझाते थे। Also he elaborated his approach which was unique. साथ ही
वे जिस तरह अपने दृष्टिकोण को विस्तारित करते थे, धीरे धीरे उनको अपने दृष्टिकोण को नए नए आयाम दे करके उसे बढ़ाते थे, वो अपने आप में एक अद्वितीय था। He was mannerly, warm and properly responsive as well. साथ ही वे अपनी प्रतिक्रिया बहुत ही ठीक से और बड़े ही गर्मजोशी से देते थे। How does Eco find the time to write so much? अम्बर्टो इको अपने साहित्यिक लेखन के लिए इतना अधिक समय कैसे निकालते थे, कैसे उनको इतना अधिक समय मिलता था? भाई कॉलेज में प्रोफेसर थे, डेली का वर्क था और साहित्य लेखन बहुत समय लगता है, तो इन्हें ये टाइम कैसे मिलता था? अम्बर्टो इको वैल्यूज़ टाइम। अम्बर्टो इको समय के महत्व को समझते थे। इनफैक्ट ही वैल्यूज़ ईच एंड एवरी सेकेंड। देखा जाए तो अपने जीवन के हर क्षण उनके लिए महत्वपूर्ण था। ही यूटिलाइजेज इवन द एम्प्टी स्पेस पीरियड विथ नो इम्पॉर्टेंट वर्क। जब भी उनके पास कुछ खास काम नहीं रहता था और वो फ्री होते थे, तो उस खाली समय का भी उपयोग वो लेखन में करते थे। फ्री समय क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम बैठे हैं, नाश्ता आ रहा है, तो हमारे बैठने और नाश्ता आने के बीच में जो गैप होता है वो उनके लिए फ्री समय था। और वो इस फ्री समय को ऐसे ही नहीं जाते थे, जब तक नाश्ता आए उनका एक आर्टिकल लिख करके वो तैयार कर लेते थे। तो इस तरह वो छोटे छोटे समय अंतराल को निकालते थे और इतना अधिक लेखन करते थे। मोस्ट ऑफ अस इग्नोर दिस टाइम बट अम्बर्टो इको यूजेज इट इन ए प्रोडक्टिव मैनर। हम में से अधिकतर लोग इस समय को इग्नोर कर देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, पर अम्बर्टो इको इस समय को भी उत्पादक रूप से बहुत ही उपयोगी बना लेते थे। Secondly, though he has written so much on various subjects, हालांकि उन्होंने विभिन्न विषयों पर बहुत कुछ लिखा, ठीक है। दूसरा जो कारण है कि उनको इतना अधिक टाइम क्यों नहीं मिला, उसके बारे में बता रहे हैं। तो हालांकि उन्होंने कई विषयों पर, विभिन्न विषयों पर बहुत कुछ लिखा है, बट इन फैक्ट ही वॉज राइटिंग ऑन द सेम लाइन एंड सेम इंटरेस्ट, पीस एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, पीस एंड नॉन वायलेंस। लेकिन सत्य तो ये है कि वे एक ही तर्ज पर, एक ही तरह के रुचियों में, जैसे कि शांति और अहिंसा पर लिख रहे थे। Thus he has found so much time to write a large number of literary works. तो इस तरह अम्बर्टो इको साहित्य लेखन के लिए इतना अधिक समय निकाल पा रहे थे। What was distinctive about Eco's academic writing style? अम्बर्टो इको के साहित्यिक लेखन के बारे में विशिष्ट क्या था? Umberto Eco's academic writing style is quite distinctive. Umberto Eco की साहित्यिक लेखन शैली है ना, काफ़ी डिस्टिंक्टिव, बहुत ही विशिष्ट थी। It was narrative, यह एक विवरणात्मक शैली थी। It has a certain playful and personal quality about it. साथ ही उनका लेखन एक निश्चित विनोदशीलता यानी उनके लेखन को पढ़ करके मन खुश हो जाता था। तो विनोदशीलता और व्यक्तिगत गुणों को रखने वाली लेखन शैली थी। It have a marked departure from a regular academic style, यानी कि नियमित शैक्षणिक शैलियाँ। तो नियमित शैक्षणिक शैलियाँ क्या थीं? सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सामान्य रूप से जो नियमित शैक्षणिक शैलियाँ थीं, उनसे अम्बर्टो इको का जो राइटिंग स्टाइल था वो क्या था? डिपार्चर, अलग हट करके था। तो
सबसे पहले हम देखेंगे कि रेगुलर एकेडमिक स्टाइल क्या है और अम्बर्टो इको का राइटिंग स्टाइल क्या है। तो रेगुलर जो राइटिंग स्टाइल है वो डीपर्सनलाइज्ड, मोनोटोनस, इमोशनलेस एंड ऑफन ड्राई। तो सामान्य कैसा है कि डीपर्सनलाइज्ड, व्यक्तिगत, मोनोटोनस, उबाऊ, इमोशनलेस, भावना शून्य, एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, बहुत ही शुष्क और बोरिंग। तो पहले जो रेगुलर लेखन स्टाइल है उसमें लेख को पढ़ना, किसी भी साहित्यिक वर्क को जब पढ़ते थे तो हम पाते थे कि उसके अंदर कोई ऐसा ख़ास गुण नहीं है, बहुत ही शुष्क है, बहुत ही बोरिंग है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, लिखने में कोई इमोशन नहीं है, उब जाता है व्यक्ति। लेकिन अम्बर्टो इको का जो राइटिंग स्टाइल था इससे हटकर था। ठीक है, कैसे हट करके था कि उनके लेखन स्टाइल में विनोदशीलता थी। वो इस तरह लिखते थे कि पढ़ते पढ़ते व्यक्ति को जैसे कि गुदगुदी होती थी, वो खुश होकर के हंसने लगता था, मुस्कराने लगता था, और उनका अपना व्यक्तिगत गुण भी उनके लेखन स्टाइल में झलकता था। ही रोट बुक्स फॉर चिल्ड्रेन ऑन पीस एंड नॉन वायलेंस। इतना भी नहीं कि उन्होंने शांति और हिंसा पर बच्चों के लिए किताबें भी लिखी। ही परस्यूड हिज फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट थ्रू हिज एकेडमिक वर्क एंड हिज नॉलेज। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एकेडमिक कार्य और उपन्यासों के माध्यम से अपने दार्शनिक हितों के रुचियों को भी साधा था। कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाने देते थे और अपना इंटरेस्ट वो निकाल लेते थे। डिड अम्बर्टो इको कंसिडर्ड हिमसेल्फ ए नॉवेलिस्ट फर्स्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर? तो अम्बर्टो इको स्वयं को पहले क्या मानते थे, एक उपन्यासकार या एक शैक्षणिक विद्वान? अम्बर्टो इको कंसिडर्ड हिमसेल्फ एन एकेडमिक स्कॉलर फर्स्ट एंड ए नॉवेलिस्ट लेटर। तो एकेडमिक स्कॉलर फर्स्ट एंड नॉवेलिस्ट लेटर। तो अम्बर्टो इको ने खुद को पहले एक शैक्षणिक विद्वान और बाद में एक उपन्यासकार माना था। ही मेक्स हिज प्रेफरेंस क्लियर बाय सेइंग, ये कहते हुए वे अपनी प्राथमिकता को स्पष्ट करते हैं कि I consider myself as a university professor who writes novels on Sunday। वो बताते हैं कि मैं खुद को एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर पहले मानता हूँ जो संडे को, रविवार को उपन्यास लिखता है। ऑन वीकडेज और हफ्ते के बाकी दिन, संडे के अलावा बाकी 6 दिन, ही अटेंड्स एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड डज अनदर स्कॉलरी एंड नॉन फिक्शनल वर्क। और बाकी 6 दिन मैं क्या करता हूँ, संडे को उपन्यास लिखता हूँ और बाकी 6 दिन पूरे सप्ताह मैं शैक्षणिक सम्मेलन करता हूँ, अन्य विद्वानों की तरह गैर शैक्षणिक कार्य करता हूँ। What is the reason for the huge success of the novel The Name of the Rose? उन्होंने जो नॉवेल लिखा था द नेम ऑफ द रोज़, तो इस उपन्यास की विशाल सफलता के क्या कारण थे? द नेम ऑफ द रोज़ इज़ ए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नॉवेल फ्रॉम द नॉर्मल वन। तो द नेम ऑफ द रोज़ जो है ये सामान्य से अलग हटकर एक अलग तरह का नॉवेल था। एज इट वॉज ए हाईली पर्सनलाइज्ड नैरेटिव इन एन अनकन्वेंशनल स्टाइल, क्योंकि यह एक अपरंपरागत शैली में एक अत्यधिक व्यक्तिगत कथा थी, नैरेटिव थी यानी कथा थी। इट वॉज ए सीरियस डिटेक्टिव स्टोरी एट
वन लेवल। डिटेक्टिव स्टोरी यानी कि जासूसी कहानी। तो एक और तो यह एक बहुत ही गंभीर जासूसी उपन्यास थी, बट इट ऑल्सो प्रोब्स इनटू मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, थियोलॉजी, धर्मशास्त्र एंड मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। तो एक और तो ये एक बहुत ही गंभीर किस्म की जासूसी उपन्यास था, और दूसरी ओर ये तत्वमीमांसा, धर्मशास्त्र और मध्यकालीन इतिहास में भी घुसपैठ रखती थी, यानी कि इनके बारे में भी इस उपन्यास में लिखा हुआ था। ऑल दिस टॉपिक क्रिएट्स इंटरेस्ट इन रीडर। और जो इनके पाठक थे, इस नॉवेल के जो रीडर थे, वो इन चीज़ों, एक तो जासूसी उपन्यास को ऐसे ही लोग पढ़ना पसंद करते हैं, साथ ही वो तत्व मीमांसा है, धर्मशास्त्र और मध्यकालीन इतिहास जो है, ये सब चीज़ें पाठकों में और पढ़ने की रुचि पैदा करने के लिए पर्याप्त था, इसलिए पाठक खूब पढ़ें इसको। स्टिल द रीज़न फॉर द सक्सेस ऑफ द बुक हाउएवर रिमेन ए मिस्ट्री। हालांकि ये सब तथ्य सही है, लेकिन फिर भी वो जो नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज़, ये इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों हुई, इसके बारे में भी अभी पूरी जानकारी नहीं है। What drawbacks of interviews have been pointed out by लुइस कैरोल। तो लुइस कैरोल ने साक्षात्कार के किन कमियों को इंगित किया है? The drawbacks of interviews which have been pointed out by Lewis Carroll is that it is a horror of interviewer। साक्षात्कार के जिन कमियों को लुइस कैरोल द्वारा इंगित किया गया है, वो है साक्षात्कारकर्ता का आतंक, एज ही डिडेंट वॉन्ट टू ग्लोरीफाई इट, और वो इस बात को बिल्कुल भी महिमा मंडित नहीं करना चाह रहे हैं। इतना कह के वो अपना बात ख़त्म कर देते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग नॉवेल? नॉवेल लिखने के एडवांटेज क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं? एज मैंशनड बाय अम्बर्टो इको, जैसा कि अम्बर्टो इको ने कहा है। एज मैंशनड बाय अम्बर्टो इको, द एडवांटेज ऑफ राइटिंग नॉवेल इज़ दैट इट्स एबल टू रीच ए लार्जर ऑडियंस। जैसा कि अम्बर्टो इको ने उल्लेखित किया कि उपन्यास लिखने का लाभ ये है, राइटिंग नॉवेल इज़ दैट इट्स एबल टू रीच ए लार्जर ऑडियंस, है ना, क्योंकि उपन्यास जो है रीडर्स के जो पाठक हैं, उनके एक बड़े समूह तक पहुंचने में सक्षम है, विच वुड नॉट बी पॉसिबल विद हिज स्कॉलरी राइटिंग। और ये बहुत बड़े पाठकों के समूह तक पहुंचने के काम में उनका विद्वतापूर्ण लेखन इस दिशा में इतना सफल नहीं हो सकता था। वाई डिड अम्बर्टो इको स्टार्ट राइटिंग नॉवेल? अम्बर्टो इको ने नॉवेल लिखना क्यों शुरू किया? अम्बर्टो इको स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल बाय एक्सीडेंट। तो अम्बर्टो इको द्वारा उपन्यास का लेखन एक संयोग ही था, एज ही हिमसेल्फ से, जैसा कि उन्होंने खुद बताया है। वन डे ही हैड नथिंग टू डू एंड प्रोबेबली राइटिंग नॉवेल सेटिस्फाइड हिज टेस्ट फॉर नरेशन। एक दिन उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, लिखने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्हें लगा कि उपन्यास लिखने से उनके कथा लेखन के शैली की भूख को संतुष्ट किया जा सकता है। सो ही स्टार्टेड राइटिंग देम, और इस तरह उन्होंने उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटरस्टिस इन आवर लाइव्स एज गिवन बाय अम्बर्टो इको। तो हमारे जीवन में इंटरस्टिसेस के अवधारणा
की व्याख्या करें, जैसा कि अम्बर्टो इको ने बताया है। अम्बर्टो इको एक्सप्लेन दैट वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस ऑफ टाइम, है ना, ध्यान दीजिए, एम्प्टी स्पेस ऑफ टाइम, समय का खाली स्थान, इन आवर लाइव्स विच ही कॉल्स इंटरस्टिसेस। तो अम्बर्टो इको ने जैसा कि बताया है कि हम सभी के जीवन में दो काम के बीच में काफ़ी खाली समय होता है और इसी को इंटरस्टिसेस या अंतराल कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ़ वी आर वेटिंग टू मीट समवन वी आर फ्री। उदाहरण के लिए अम्बर्टो इको कह रहे हैं कि मान लीजिए आप किसी के घर मिलने गए हैं, उसके घर में जाकर के सोफ़े पे बैठे हैं और 5 मिनट बाद वो व्यक्ति आता है, तो आपके सोफ़े पर बैठने और उस व्यक्ति के आने का बीच का ये जो 5 मिनट है वो अम्बर्टो इको के लिए फ्री समय है ना, वी आर फ्री। उस समय अम्बर्टो इको क्या है, फ्री है, जस्ट इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वो फ्री बैठे हैं। दिस इज़ एन इंटरस्टिसेस और एन एम्प्टी स्पेस ऑफ टाइम, और यही वो अंतराल है या समय का खाली स्थान है। He was able to be a prolific writer because he works during these empty space of time. अम्बर्टो इको एक प्रख्यात लेखक बनने में इसीलिए सफल हुए क्योंकि वो इन अंतरालों के दौरान भी लेखन कार्य करते थे और इस तरह समय का उपयोग कर लेते थे। What is the variety of writing that Umberto Eco has produced? किन किन क्षेत्रों में अम्बर्टो इको ने लेखन काम किया या अम्बर्टो इको ने किस तरह लेखन विविधता को दिया? अम्बर्टो इको हैज़ प्रोड्यूस्ड ए लार्ज वैरायटी ऑफ राइटिंग विच इंक्लूड्स हिज आइडियाज़ ऑन सेमियोटिक्स। तो अम्बर्टो इको ने अपने लेखन में विशाल विविधता दी। इसमें सबसे पहले स्थान पर लाक्षणिकता यानी कि सेमियोटिक्स यानी कि स्टडी ऑफ साइन, संकेतों का अध्ययन है। लिटरेरी फिक्शन, साहित्यिक कथाएं हैं। एकेडमिक टेक्स्ट, साहित्यिक पाठ हैं, शैक्षणिक पाठ हैं। ऐसे निबंध हैं। चिल्ड्रंस बुक, बच्चों के लिए किताबें हैं। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, समाचार पत्र के लिए आर्टिकल्स लिखे हैं। एंड फाइनली डिटेक्टिव स्टोरी, और अंत में जासूसी उपन्यास भी दिए हैं। तो इस तरह अम्बर्टो इको के लेखन में जो विशाल विविधता है उसमें क्या है कि सेमेट्रिक्स है, साहित्यिक कथा है, शैक्षणिक पाठ है, निबंध है, बच्चों की किताबें हैं, समाचार पत्र के लेख हैं और अंत में जासूसी उपन्यास भी हैं। और साथ ही इन पर इन्होंने क्या दिए हैं, उनके व्यूज़, आइडियाज़ भी दिए हुए हैं, अपने विचार भी रखे हैं। विच मीडियम डू यू लाइक बेस्ट फॉर एन इंटरव्यू? प्रिंट, रेडियो और टेलीविज़न। साक्षात्कार के लिए आप किस माध्यम को ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रिंट मीडिया, रेडियो या टेलीविज़न? द मीडियम आई लाइक द बेस्ट फॉर एन इंटरव्यू इज़ टेलीविज़न। तो साक्षात्कार के लिए मैं जिस माध्यम को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ वो टेलीविज़न है। द रीज़न बीइंग, मेरे पसंद का कारण क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज़ बोथ ऑडियो विजुअल मीडियम, कि यह दृश्य श्राव्य दोनों तरह का माध्यम है। इट शोज़ द होल फंक्शंस, मेथड्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। यह संपूर्ण कार्यों और विधियों को उसके गुण और दोष सहित स्पष्ट रूप से दिखाता है। इट हैज़ बोथ ऑडियो एंड विजुअल इफेक्ट।
ये दृश्य और श्राव्य दोनों तरह के प्रभाव को भी रखता है। द जेस्चर while questioning and answering are clearly visible। जब साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कार देने वाले के बीच में सवाल और जवाब होता है तो उस समय उनके सवाल और जवाब को हम स्पष्ट रूप से सुन भी सकते हैं और जवाब देते समय और सवाल करते समय दोनों के हाव भाव क्या रहे हैं उसे भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इट प्रेजेंट्स द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूज बिफोर द ऑडियंस इन देयर ट्रू कलर। साथ ही ये साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कार देने वाले दोनों को उनके असली रंग में प्रस्तुत करता है। मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज क्रिटिसाइज द इंटरव्यूज़। अधिकतर जो साक्षात्कार देने वाले जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं वो साक्षात्कार की आलोचना ये कहते हुए करते हैं दैट द इंटरव्यूअर्स मिस इंटरप्रेट देयर वर्ड्स, कि साक्षात्कार लेने वाले ने उनके शब्दों का गलत अर्थ निकाला है। हमने किसी और अर्थ में शब्द कहे थे और उसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बट ऑन टेलीविज़न इट इज़ नॉट पॉसिबल एज दे आर फेस टू फेस ऑन द टेलीविज़न। लेकिन टेलीविज़न पर यह संभव नहीं है क्योंकि टेलीविज़न पर साक्षात्कार करने वाला, साक्षात्कार देने वाला और उनको देखने वाले सभी स्पष्ट रूप से फेस टू फेस होते हैं। क्या कहा जा रहा है, क्या जवाब दिया जा रहा है, किस हाव भाव के साथ दिया जा रहा है, वो सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखता है। द प्रिंट मीडिया इज़ डल। प्रिंट मीडिया सुस्त होता है ना। प्रिंट मीडिया में इंटरव्यू इतना सफल नहीं है। एंड द रेडियो क्रिएट्स द एटमॉस्फेयर बाय स्किलफुल वेरिएशन ऑफ साउंड। जबकि रेडियो ध्वनि के कुशल विविधता से वातावरण को निर्मित करता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन इंटरव्यू। होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।